बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है ज़मीर की आवाज़ और मैं हूँ ज़मीर रफ़ाकी। आज हमारे स्टूडियो में फिर डॉक्टर गुलाम यासीन साहब मदऊ हैं। आप जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से हम हेल्थ के इशू को लेकर मुख्तलिफ प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। ख़ुसूसन जो खून से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, उसके जो अमराज़ हैं, उस हवाले से डॉक्टर साहब हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। थैलेसीमिया और इससे ब्लड कैंसर जैसी बीमारियों के साथ साथ कोई 21 बीमारियां हैं खून से जुड़ी हुई, जिनको हम वन बाय वन लेकर आ रहे हैं ताकि लोगों को, ये प्रोग्राम टोटली अवामी आगाही का प्रोग्राम है, ताकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन बीमारियों के बारे में पता चले, उनकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, वालिदैन को क्या करना चाहिए और हुकूमत को एक सिलसिले में क्या करना चाहिए। आज हम जिस बीमारी का जिक्र करेंगे वो है ITP के बारे में कहा जाता है कि ये खून मतलब प्लेटलेट की कमी की बीमारी है, जिस पे राय मतलब ज़्यादा बेहतर तरीके से तो डॉक्टर साहब भी देंगे, मैं इस पर कम बात करूँगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी के हवाले से लोगों तक पहुँचा सकें। जी डॉक्टर साहब आप बताइए ज़रा ये ITP क्या है और इस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फ़ाकी साहब। बेसिकली ITP पहले इसका नाम इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पुरपुरा होता था और अब इसको जो नया नाम दिया गया है वो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया दिया गया है। ये एक इम्यून डिसऑर्डर है और इम्यून डिसऑर्डर हम उन बीमारियों को कहते हैं कि जिसमें इंसान के अपने ही जिस्म का जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है वो दो तरह से काम करना शुरू कर देता है। या तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है, या बिल्कुल ही काम करना छोड़ देता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिएगा क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली जो है ना, हम कहते हैं हमारा कुव्वत मुदाफ़ाती निज़ाम है उसको बढ़ जाना चाहिए। अच्छा, ये आपने बड़ी अजीब बात की है कि बढ़ जाए तब भी नुकसानदेह और कम हो तब भी नुकसान। दोनों सूरतों में जब वो ये इम्यून डिसऑर्डर बढ़ जाता है, जिस्म के काम करने का जो ऑटो एक इम्यून अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया ऑटो, ये बढ़ जाता है तो फिर इसका नुकसान क्या होता है कि ये अपने ही जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स पे अटैक करता है। अच्छा। और उनको तबाह करना शुरू कर देता है, जिसका दुनिया में अभी तक कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका। अच्छा। और अगर यही इम्यून डिसऑर्डर अपने नॉर्मल लेवल से कम काम करना शुरू कर दे तो फिर जो हमारे इम्यून सिस्टम है, जिसकी वजह से हम बैरूनी जरासीम से या वायरस से बचने की जो सलाहियत हमारे अंदर पैदा होती है वो ख़त्म हो जाती है। और छोटी छोटी चीज़ें जो हवा में या आते जाते हुए या किसी दूसरे इंसान से जो हमें वायरस या बैक्टीरिया लगता है तो हम फौरी तौर पर उससे जो है ना वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो जो ये ITP है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, ये भी इसी तरह की एक बीमारी है जिसमें हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो अपने ही सेल को खाना शुरू कर देता है, अपने ही जिस्म के प्लेटलेट्स को खाना शुरू कर देता है। और जब ये प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो फिर जिस्म के अंदर से खून बहना शुरू हो जाता है, जो कि जमता नहीं हुआ था। जी बिल्कुल, जैसे डेंगू में हुआ था। और इसी तरह से आजकल मतलब जो कोरोना है शायद इस वाले से इसमें जी इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो है एंड पे हम जिक्र करेंगे कि खुराक की वजह से भी हो सकता है, बहुत सारी दवाइयों की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब बताइए कि इसमें ज़्यादातर तादाद जो बच्चों की है या बड़ों की है, इसकी मतलब एज फैक्टर जो कुदरती तौर पर जिन लोगों का इम्यून डिसऑर्डर होता है वो तो बच्चों में ज़्यादा होता है। अच्छा, बच्चों में ज़्यादा। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अद्वियात का बेदरेग इस्तेमाल वो भी इसका सबब बन सकता है। और अच्छा, ये जो है अब इसका ज़रा इसके इलाज की तरफ भी जाना चाहिए कि इलाज किस तरह से आपका जो, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हैं उसमें होम्योपैथिक में, क्योंकि एलोपैथिक का ज़्यादा तरीकाकार और है, होम्योपैथिक का और है, उसमें किस तरह से आप इनका इलाज करते हैं और क्या उसकी गारंटी? इससे पहले एक गुजारिश में कर दूं कि हमने पहले दो बीमारियों का जिक्र किया, थैलेसीमिया का और हीमोफीलिया का। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया वो दोनों विरासती बीमारी हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ इसको भी ज़रा बताइए कि ये विरासती बीमारी नहीं है। अच्छा जी, ये एक इम्यून डिसऑर्डर की तरफ से है, ये विरासती नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है। अच्छा। और तहकीक ने इसको साबित कर दिया है कि इसमें किसी किस्म की माँ बाप की या दादा दादी या किसी भी तरह से कोई इसमें, ये बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये जो इम्यून डिसऑर्डर है ये भी विरासती है, लिहाजा अगर किसी को हो गया तो इससे भी शादी नहीं करनी चाहिए। लिहाजा इसकी वजह से बहुत सारे ख़ानदानी मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। तो हम ये अपनी आवाम को बताना चाहते हैं कि जिन लोगों को ITP का मसला है, इन प्लेटलेट्स की कमी का मसला है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये विरासती बीमारी नहीं है कि आगे नस्ल में जो है ना वो शिफ्ट हो सकती है। ऐसा नहीं है। ठीक है। और मतलब इसके इलाज के हवाले से इसके इलाज से पहले हम इसके अगर इलामात देखें तो इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं
اگر ان میں یہ ڈس آرڈر ہے تو وہ 2 سے 8 ہفتوں میں یا 2 مہینوں کے اندر اندر خود ہی بعض اوقات یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب بچوں کے ختنے ہوتے ہیں تو اس وقت بعض اوقات ہوتا ہے کہ ان کا خون زیادہ جو ہے نا وہ نکلتا ہے، لیکن بہت سارے بچوں میں 8 سے 12 مہینے میں پہلے سال میں یہ چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن اگر یہ ٹھیک نہ ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ گرتا ہے تو اس وقت اس کی جو کہیں بھی چوٹ لگتی ہے تو وہ بہت گہری ہو جاتی ہے، اور اس کے وہاں پہ بہت نیلے اور کالے دھبے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر عام ایک انسان میں کوئی نیلا یا کالا چوٹ کی وجہ سے کوئی دھبا پڑتا ہے کہیں تو وہ 2-4 دن میں ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن ایسے بچوں میں کئی مہینے تک وہ چلتا رہتا ہے اور وہ بہت زیادہ درد کرتا ہے. پھر جن لوگوں میں یہ تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، جن کے پلیٹلیٹس بہت کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کے اندر جسم کے اندر خود بخود پھر وہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور سکن کے اندر وہ نشان خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کا کیمپ لگتا ہے ہر مہینے، اس میں بے شمار بچے آتے ہیں اور آپ کے پاس 1000 سے زیادہ لوگ وہ یا بچے رجسٹرڈ ہیں، تو اس بیماری یہ جو ITP ہے اس کے پرٹیکولر پیشنٹ بھی آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں؟ جی فقط صاحب، جس طرح آپ نے بھی فرمایا اور ہم بھی عوام کو بتا رہے ہیں، ہمارے پاس 21 قسم کی مختلف بیماریاں ہیں، اور یہ ITP کیونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ پیشنٹ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک اتنی بڑی رحمت ہے کہ ہمارے پاس جو 10-12 سال پہلے کے بچے ٹھیک ہو کے گئے ہوئے ہیں، آج تک دوبارہ ان کو ابھی تک کوئی پرابلم نہیں ہوئی. اور بہت سارے ایسے بچے ہیں جو الحمدللہ ہمارے علاج کے بعد ٹھیک ہو گئے ہیں اور ان کی زندگی میں دوبارہ یہ اچھا، جس طرح سے ایلوپیتھک میں تو ڈیلی ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، لوگ اس پہ پڑھ رہے ہیں، اور ہر جو ڈاکٹر ہے وہ جب تک ڈیلی پڑھے نا تو اس وقت تک اچھا علاج نہیں کر سکتا. ہومیوپیتھک اس میں کیا ہے؟ اس میں مطلب جی فقط صاحب، دنیا میں ہومیوپیتھی میں بھی بہت ترقی ہو رہی ہے اور بہت ریسرچ ہو رہی ہے، اور الحمدللہ میں اگر اپنی بات کروں تو اس کووڈ میں جو آپ کے پچھلے سال ہے 2020 میں میرے 4 آرٹیکل پرنٹ ہو چکے ہیں، اور ان میں 3 بلڈ کینسر پہ مشتمل ہیں. وہ بلڈ کینسر جن کو دنیا کہتی تھی کہ ان کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. اس تاثر کو کیسے ختم کیا جائے لوگوں میں، پبلک میں؟ یعنی ویسے تو خیر اب میں نے دیکھا کہ بے شمار بہت لوگ اس کی طرف بھی ہیں، یہ جو حکومتی سطح پہ اور ادھر ادھر، یہ بیچ میں ویسے ایک سوال آ گیا کیونکہ وہ اس سے ریلیونٹ نہیں تھا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی آگاہی کے لیے کہ اس تاثر کو جو کہا جاتا ہے جی نو یہ ہربل اور دوسری اس طرح کی نہیں، صرف ایلوپیتھک ہی ہے، جبکہ یہ ہومیوپیتھک بھی ایک بہتر طریقہ علاج بھی ہے اور اس کی میڈیسن بڑی اچھی ہے، اور کہا یہ بھی جاتا ہے، مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نقصان بھی بہت کم ہوتا ہے. جی فقط صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح ہم نے اپنے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ ہومیوپیتھی کی جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں وہ پہلے انسانوں پر آزمائی جاتی ہیں. اچھا جی. جبکہ ایلوپیتھی میں جتنی بھی ادویات ہیں ان کا اگر آپ بیسک ڈاٹا نکالیں تو وہ مختلف جانوروں پر، چوہوں پر، خرگوشوں پر یا بندروں پر یا اس طرح مختلف جانوروں پر، جب وہی دو ادویات انسانوں پر آزمائی جاتی ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ 2-4-5 سال بعد، 10 سال بعد وہ انسانوں کے خلاف امیون ڈس آرڈر پیدا کرتی ہیں اور انسان مرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بین کر دیا جاتا ہے. 250-300 سال ہو گئے ہومیوپیتھی کو علاج کو آئے ہوئے، اور آج تک اللہ کا کروڑا شکر ہے، آپ پوری دنیا اٹھا کے دیکھ لیں کہ آج تک ہومیوپیتھی کی کوئی دوائی بین نہیں ہوئی کہ اس نے انسانوں کو نقصان دینا شروع کر دیا ہے. دوسری سوال جو آپ نے فرمایا ہے کہ پبلک میں اس تاثر کو کیسے اجاگر کیا جائے، اور جو وہ تاثر ہے کہ ان کے پاس اگر علاج نہیں ہے تو کہیں بھی علاج نہیں ہے، اس کو کیسے کیا جائے، اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ عوام میں ایک آگاہی پھیلا رہے ہیں کہ جن بیماریوں کا علاج نہیں ہے ایلوپیتھی کے پاس تو دوسرے سسٹمز میں اس کا علاج موجود ہے. ایک تو یہ تاثر ہے. دوسرا تاثر جس کی وجہ سے آج ہم خوش ہوتے ہیں کہ جب باقی سسٹمز کی طرف سے لوگ بالکل مایوس ہو کے موت کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت ان کو کوئی مشورہ دیتا ہے یا وہ کہیں ہمارا آرٹیکل پڑھتے ہیں کہ اس کا ہومیوپیتھی میں علاج ہے، جب وہ ہمارے ہومیوپیتھی کے علاج کے بعد شفا یاب ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے آپ سے بھی بڑا ایک اشتہار ہوتا ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور وہ جا کے بعض اوقات ہمارے پاس ٹھیک ہونے والے مریض اپنے اسی ہاسپٹل میں واپس جاتے ہیں اور وہاں سب مریضوں کو بتاتے ہیں کہ جی میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو آپ بھی وہاں جائیں. اب 2 چیزیں ہیں مطلب سامنے، ایک تو یہ ہے کہ اس کا علاج سامنے ہے، احتیاط آ گئی سامنے. اب جب اس کی تشخیص ہوتی ہے، مطلب اس بیماری کی جب تشخیص کر لیتے ہیں آپ تو اس کے لیے ظاہر دوائی تو آپ نے دی، اب خوراک یا غذا کیا مطلب سجیسٹ ہوتی ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں جو ITP کے بچوں میں ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو ڈبوں والی خوراک نہیں دینی چاہیے.
अच्छा, जो केमिकल प्रोसेस्ड फूड होती हैं वो इनमें नहीं देनी वैसे तो कहा जाता है किसी को भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन लेकिन उनमें चलें थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव प्रोसेस बेहतर होता है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक होती है आम नॉर्मल आदमी का। लेकिन जो इस बीमारी में या किसी भी खून की ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, उनके लिए ये चीज़ें आप यूँ समझे कि जहर बन जाते हैं। तो ये सबसे पहली बात ये है कि इन लोगों में कि जितने भी केमिकल्स वगैरह हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, चिकनाहट इन लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। अच्छा। इनके सेल पहले ही बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और अगर चिकनाहट की वजह से खून की नालियाँ ज़्यादा वो भर जाएं और वो ब्लॉक हो जाएं तो उनमें ब्लड के जो सेल हैं उनमें गुजरने के मज़ीद प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वहाँ ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए इन चीज़ों को फिर सबसे बड़ी बात आफाकी साहब मैं कौम को आपके तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि वो लोग जिनको ये थोड़ी बहुत को प्रॉब्लम है उनको एंटीबायोटिक से बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए। अच्छा, बेजा कभी भी एंटीबायोटिक नहीं खाना चाहिए और अगर ज़रूरत नहीं है तो उनको स्टीरॉयड का किसी किस्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उन बेचारों को स्टीरॉयड इस्तेमाल करवाए जाते हैं 6-6 गोलियां सुबह दोपहर शाम, और उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि उनकी पूरी बॉडी पे सुर्ख रंग के धब्बे बने होते हैं, दाने निकले होते हैं, लीवर इतना उनका हार्ड हुआ होता है, स्प्लीन उन बेचारों की हार्ड हुई होती है और उनको बहुत बुरा हाल होता है। तो डेफिनेटली हमें भी वो मैनेज करने में फिर थोड़ा सा टाइम भी लगता है और मुश्किल भी होती है। तो इसलिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा चिकनाहट वाली खुराक, जो बहुत ज़्यादा देर हज़म होने वाली खुराकें हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, केमिकल जितने भी उनके लगे हुए हैं, डब्बे वाली चीज़ें, उनसे इनको इंसाफ करना चाहिए। नरम ग़िज़ा दें, इस तरह की सारी चीज़ें जो है बिल्कुल नरम ग़िज़ा देनी चाहिए जो जल्दी हज़म हो और जल्दी जो है ना वो जिस्म को। अच्छा, अब ये है कि ज़ाहिर है कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप जैसे कई और लोग भी हैं इस पे मतलब माहिर भी हैं और अच्छी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं तो आगे मतलब उसको कर रहे होते हैं। आप ये बताइए कि हुकूमत जो है, हुकूमत से आपकी क्या तवक्कुआत हैं, वो उनको क्या करना चाहिए जिससे आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा हों? फक साहब ये एक बहुत ही तकलीफ़ दह बात है और मैं आपके तवज्जो से पहले भी एक दफ़ा गुजारिश कर चुका हूँ और आज फिर हम गुजारिश करते हैं, इसको हम बार बार करेंगे जब तक मतलब ये मसाइल हल नहीं होते, हम इस पर आवाज़ उठाते रहेंगे। यकीनन उठानी भी चाहिए क्योंकि ये कौम का एक मसला है। मैं कहता हूँ कि हुकूमत से ये गुजारिश करता हूँ आपके तवज्जो से कि हुकूमत हमें हॉस्पिटल्स में काम करने का मौका दे। हम हुकूमत से किसी किस्म की कोई पैसे की डिमांड नहीं करते, कोई तनख्वाह की डिमांड नहीं करते। हाँ, ये हम करेंगे कि जो मरीज़ हमें देंगे उसका टेस्ट भी वहीं उसी हॉस्पिटल में हो और हमें सिर्फ 1 साल दे दें। ठीक है, ज़्यादा अरसा नहीं हम क्या चाहते हैं कि जी इतने लंबे अरसे के लिए हमारा रिज़ल्ट चेक करें। आप हमें 1 साल दे दें और आप हमें 100 150 मुख्तलिफ बीमारियों के पेशेंट दे दें और 1 साल बाद आप हमसे रिज़ल्ट ले लें। अगर उसके बाद आप हम कौम के इन बच्चों को बचा लें तो आप हमें आगे काम करने के लिए पूरा एक सेंटर दें ताकि हम इस पूरी कौम को पूरे मुल्क में ये नेटवर्क फैला सकें। और अगर हम ये काम ना कर सके तो आप बेशक हमें कहें कि जी आप छोड़ दें, ये काम आपके बस का नहीं है। अच्छा, अब ये बताइए कि अवाम जो है, अवाम में इस तासर को और अवाम को क्या, यानी इस ITP के वाले से पर्टिकुलर थोड़ा सा एक आधे मिनट में आप जो है ना अवाम के लिए पैगाम दे दीजिए। फक साहब, जिन लोगों को ये है ख़ासतौर पर बच्चों में, बच्चों का तो हम जो लोग अफोर्ड नहीं करते हम फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैं आपकी तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि अब हमारे पास ये होता है कि बड़े लोग भी आना शुरू हो गए हैं जो कि हमारे बजट से बाहर हैं, लेकिन कोशिश तो होती है हमारी कि हम वो करें। जो लोग अफोर्डिंग हैं वो अपना इलाज विद पेमेंट करवाएं। अच्छा, और जो लोग अफोर्डिंग नहीं हैं वो जितने भी हैं वो हमारे पास आए, हम उनका फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें उन लोगों के लिए जो लोग अफोर्डेबल हैं, अगर वो इन लोगों को आके देखना चाहें वो पहले आके देखें और उसके बाद जिन लोगों के लिए वो हमें डोनेशन देना चाहें या उनकी अद्वियात के ख़र्चा बर्दाश्त करना चाहें या उनको किसी भी किस्म के फैसिलिटेट करना चाहें तो आके पहले देखें और उसके बाद इन बच्चों के लिए जो भी डोनेशन देना चाहें वो दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज इस मलाइटी पे हमने एक मुकम्मल मतलब बात की और डॉक्टर साहब से हमने सुना, लेकिन इसमें जो सामने आई हैं चीज़ें वो ज़्यादा तकलीफ़ देह हैं क्योंकि हमारे यहाँ बीमारियों का रेशो बहुत ज़्यादा है और उनका इलाज उस तरह से नहीं हो रहा। सरकार की सतह पे सरकार खुद जितना काम कर रही है सारे लोगों को पता है, फिर डॉक्टर साहब जैसे बेशुमार लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन खुसूसन सहर वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे जो कर रहे हैं ये एक महदूद पैमाने पे है, जबकि लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं। इनकी मदद करनी चाहिए तमाम मुखय्यर हज़रात को भी और कोशिश करनी चाहिए कि जो बीमार लोग हैं बड़ी तकलीफ़ में होते हैं उनको इलाज के लिए जहाँ जिस कदर हुकूमत की तरफ से कोई मदद हो सकती है वो करनी चाहिए।
عوام کی طرف سے جو مدد ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے، اور سب لوگوں کو بیماریوں کی آگاہی بہت ضروری ہے۔ آگاہ ہوگا آدمی تو اس کا علاج کر سکے گا بہتر طریقے سے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، سٹی نیوز چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، دیکھتے رہیے تاکہ ہم اس طرح کے آگاہی کے پروگراموں کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ بہت شکریہ۔